मीनाक्षी, जो क्षेत्र बीजेपी के ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले थे, जिसमें आप दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी या झारग्राम में भी, जहां पर हिंदू वोटर्स की आबादी ज्यादा है लेकिन बीजेपी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इस बार बीजेपी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि यहां पर बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत उनके आंकड़े को बेहतर कर रहा है? बिल्कुल, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये मान रहे हैं कि परिवर्तन वाली जो लाइन है, पिछली बार क्योंकि बंगाली वर्सेस बाहरी चल गया तो उसमें हिंदू वोटर्स में भी बीजेपी ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई थी। इस बार क्योंकि जैसे बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर 48% ओवरऑल वोट लाना है बीजेपी को तो उसके लिए जरूरी था कि हिंदू 70 से 80% तक जाएं। और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि परिवर्तन वाली लाइन इस बार ज्यादा चटक चली है। ग्राउंड पे ये नैरेटिव ज्यादा गया है बनिस्पत ममता बनर्जी जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही थी। और टीएमसी सोर्सेज से भी अगर आप बात करें तो उस प्रकार का कॉन्फिडेंस वहां नजर नहीं आ रहा। वो ये जरूर मान रहे हैं कि पहले फेज में बीजेपी को थोड़ा एडवांटेज है, लेकिन वो बड़े गैप की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कि ग्राफ वो भी मान रहे हैं कि बीजेपी अच्छा कर रही है पहले फेज में, सेकंड फेज में उनके दावे ज्यादा हैं। लेकिन इसमें एक मीनाक्षी फर्क ये पड़ता है कि बंगाल में एक बड़ा हिस्सा वोटर्स का वो था जो ये फ्लोटिंग वोटर्स जिसे कहते हैं, वो सत्ता के साथ ही जाना चाह रहा था। और उस कंडीशन में पहले फेज के वोटिंग के बाद वैसे वोटर्स के अंदर बीजेपी अब ये मैसेज देने में ज्यादा आक्रामक नजर आएगी कि बीजेपी की सरकार आ रही है और ऐसे में जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनको अपने पाले में खींचे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बंगाल पॉलिटिकल वायलेंस के लिए जाना जाता है। उस कंडीशन में फ्लोटिंग वोटर्स ये रिस्क नहीं लेते थे। इस बार बीजेपी पहले फेज के बाद अब ये मैसेज ज्यादा ये दे रही है कि एक तो पोल शांतिपूर्वक हुआ और दूसरी चीज की बीजेपी सरकार में आ रही है ताकि फ्लोटिंग वोटर्स भी उनके पास जाए। तो कुल मिलाकर मूड के हिसाब से अगर बात करें तो पहले फेज के बाद बीजेपी बहुत अपबीट मोड में नजर आ रही है। हालांकि ये टास्क अपने आप में बड़ा इस लिहाज से होगा कि जैसा कि मैंने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद, इन सब पॉकेट्स को मिला लेकर 32-34 विधानसभा सीटें ऐसी है जिसमें बीजेपी सोच भी नहीं रही है। और उस हिसाब से 294 में से लगभग 214 सीटें ऐसी है जिनमें बीजेपी बहुत मजबूती के साथ मुकाबले को लड़ रही है। और उन 214 में से मेजोरिटी को लाना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन पहले फेज के वोटिंग के बाद बीजेपी बहुत उत्साहित है, खासतौर पर तब जब दिख रहा है कि 70 से 80% वोट, हिंदू वोट उनके पक्ष में गया है। ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं देवेंद्र, क्योंकि 75 से 80 सीटें तो इन 294 विधानसभाओं में ऐसी है कि जहां पर बीजेपी के पास अपना संगठन और अपना काडर मजबूत नहीं है, इसलिए लड़ाई तो वो असली 215 से 220 सीटों पर ही लड़ रही है। देवेंद्र, एफआईआर का कितना इम्पैक्ट इस पहले फेज के चुनाव में दिखाई दिया, क्योंकि जो डिलीशन हुए हैं उसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो शुद्धिकरण ने एक तो काम किया जो यहाँ स्टूडियो में भी चर्चा चल रही थी। और मैं कुछ सेफोलॉजिस्ट को भी सुन रही थी, उनका कहना यह है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, बीजेपी का अपसर्ज दिखने की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये वोटिंग परसेंटेज केवल हॉरिजॉन्टली ही नहीं, वर्टिकली ही नहीं, हॉरिजॉन्टली भी रीजन वाइज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें अगर आप देखें जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड अगर एरिया हैं वहां पे बढ़ोतरी हुई है, तो जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं वहां भी लगभग उसी रूप में बढ़ा है, उसी अनुपात में बढ़ा है। 16 में से अगर 10 जिले ऐसे हों जहां 90% से ज्यादा वोटिंग हुआ है तो अपने आप में वो कहानी बता रहा है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने को अगर समझना हो तो 3 रूप में समझना चाहिए। पहले तो जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वो जब कम हुए SIR के बाद तो अपने आप में पिछली बार भी 82% हुआ था, तो वही परसेंटेज की अगर बात कर लें तो ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आएगा क्योंकि कुल वोट की संख्या कम हो गई है। दूसरी चीज की आक्रामकता वोटर्स के अंदर बहुत ज्यादा रही और जो लोग वोट नहीं देते थे इस बार वो देते रहे। मतलब बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, तमाम रिपोर्ट भी हमने दिखाई इंडिया टीवी पे कि कैसे ट्रेन से लोग आ रहे हैं, फ्लाइट से लोग आ रहे हैं। कल भी मुझे फ्लाइट पे लोग मिले थे जो कि दूसरे फेज के वोटिंग के लिए आ रहे हैं। तो ये अपने आप में ये बता रहा है कि ओवरऑल वोटिंग बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। और तीसरी चीज की जब परिवर्तन की बात बहुत ज्यादा चलती है या सत्ता बनाए रखने की बात बहुत ज्यादा चलती है, ये 2 केस ऐसे होते हैं जिसमें अब ज्यादा वोटिंग देखा जाता है। पहले सिर्फ ये नजर आता था कि ज्यादा वोटिंग मतलब परिवर्तन ही, लेकिन कई केसेस में ऐसे दिखे कि अगर सत्ता बनाए भी रखना हो तो भी हाई परसेंटेज जाता है। लेकिन इस बार सत्ता बनाए रखने वाला नैरेटिव कम नजर आ रहा है, परिवर्तन वाला नैरेटिव ज्यादा नजर आ रहा है। वो तो कल जो हम आम वोटर्स की भी राय सुन रहे थे अपने संवाददाताओं के द्वारा, वो भी बदलाव की बात कर तो रहे थे। वो कितना रिफ्लेक्शन अब 4 मई को हमें पता चलेगा। देवेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। लेकिन लड़ाई तो अब दूसरे फेज की है सर, दूसरे फेज की ये लड़ाई है। और अभी हम हिंदू वोटर्स की बात कर रहे थे, बीजेपी ये मानकर चल रही है कि पहले फेज में वो कंसोलिडेशन हुआ है,
दूसरे फेज में अगर ये कंसोलिडेशन हो जाता है तब तो जहां हिंदू बहुल सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी बेहतर परफॉर्म करेगी। वो ग्राफिक्स भी हम इसलिए दर्शकों के सामने रख रहे हैं। आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, ये एक तो सबसे हर फेज के बाद, जब पहले 7 फेज में, पिछली बार 8 फेज में चुनाव हुआ था बंगाल में, और कई राज्यों में 4 फेज 5 फेज 3 फेज में चुनाव होते थे, तो हर फेज के बाद हर पार्टी दावा करती है क्योंकि उसको अगले फेज के लिए नैरेटिव सेट करना होता है। और हम लोग बार बार आपके साथ भी बातचीत में ये कहते रहे हैं कि अगर भय निकाल दी बीजेपी, कि हम एक भय निकल जाए कि आप जाकर और एक विश्वास पैदा हो जाए कि ममता बनर्जी भी हार सकती है और हम सरकार बना रहे हैं, तो उसका वोटर निकलेगा, खुल करके जाकर के वोट देगा। तो ये उसका एक पार्ट है, उसका भी पार्ट है। और कंसोलिडेशन इस मामले में फर्स्ट फेज के बाद बीजेपी कह के इसलिए भी यकीन दिला सकती है क्योंकि ये उसका स्ट्रांग होल्ड वाला क्षेत्र था। इसमें 3-4 जिलों को, 4 जिलों को छोड़ दे तो बाकी जगह उसके स्ट्रांग होल्ड वाले जिले थे तमाम, तो वो कर सकती थी। जो दूसरा फेज है, अब जैसे उसमें आप जाइएगा तो ये नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, या वर्धमान का एक इलाका, या फिर प्रेसिडेंसी का इलाका जो ग्रेटर कोलकाता हम लोग जिसको कह रहे हैं, इस इलाके में ममता बनर्जी का बहुत मजबूत संगठन भी है। अब भारतीय जनता पार्टी अब इस इलाके में ये नैरेटिव लेकर के जाना चाहती है कि हम जीत रहे हैं, पहले तो जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, तो अब आप हमारे साथ हो लीजिए, चलती हुई ट्रेन है, ट्रेन हमारी खुल गई है, उस बोगी में चढ़ जाइए। तो ये एक मैसेज बनाना है। चलती हुई ट्रेन है, अब बोगी में दूसरे फेज में भी मतदाता चढ़ेगा। मोदी का चांस कितना हाई आपको दिखाई देता है? मैं कल अपने यहाँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद सौरभ से बता रहा था, एक उनका मैसेज आया था, पब्लिक सेक्टर के रिटायर्ड अधिकारी है, उन्होंने मंत्री भेजा कि उनके काम करने वाले हिंदू मोदी के लिए वोट देने के लिए 16,000 रुपए का टिकट, उसने कहा चाहे बाद में मेरा काट लीजिएगा तनख्वाह में से 16,000 का टिकट। हाँ, मेरा मैसेज है, मैं आपको इसके बाद दिखा सकता हूँ, क्योंकि 16,000 का टिकट लेकर वो गई है खाली वोट डालने के लिए, काम करने वाले घर। आप इसे अंदाज लगाइए, जो ट्रेन से गए सो गए, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया तो मुझे अचानक फिर याद आया, और मैंने कल शाम को वैसे ही जब तक प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया था, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि जो बाहर से जा रहा है वो खाली। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है जो पहले भी कहना चाहता था, 8 चरण की बात करें, इस बार यही तो चक्कर है। आप पहले क्या होता था, कई राज्यों में ऐसा हुआ है, जब आपने यहाँ का गया दूसरी जगह जाके पहुँच गया उसका वर्कर, टीएमसी के जो लोग, गुंडा जो एलिमेंट होता था, वो दूसरे चुनाव उन चरणों में जाकर के लोगों को वोट डालने में प्रभावित करते थे। यहाँ ब्रीदिंग स्पेस 2 चरणों में ब्रीदिंग स्पेस उनके लिए नहीं दिया गया, और सुरक्षा का पूरा इंतजाम करने से जो ज़्यादा वोटिंग होगा, अब 50 सीट में मेरा 95, मान लीजिए हमारे लोग कह रहे हैं कि साहब इतनी नहीं आएगी, 100 के आसपास 95 यदि यहाँ पर, और यहाँ पर 50 सीटें लाते हैं तो 150 के आसपास आ जाती है। यदि 140-150 यदि आ जाती है तो बीजेपी के लिए, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम लहर हो गई कि खाली बीजेपी है, टीएमसी साफ है, ये कोई भी कहेगा वो मूर्खतापूर्ण बात होगी। लेकिन यदि आप 150 सीटें ले आते हैं तो सत्ता से तो हटा रहे ना आप। बिल्कुल ठीक बात।